नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी गुड पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि अगले महीने में आप सभी का पेट 2023 का एग्ज़ाम डेट है, जो कि 28 और 29 अक्टूबर को लगा हुआ है। 28 और 29 अक्टूबर में पड़ेगा पेपर। तो आप लोग तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। अगर बात करें किसी परीक्षा की दृष्टि से, करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है आजकल, क्योंकि आजकल ट्रेंड बन गया है कि जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी करंट से रिलेट करके पूछे जाते हैं। तो इस कड़ी में हम आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं करंट अफेयर्स की सीरीज, जिसमें जनवरी से सितंबर तक के प्रश्नों को कवर किया जाता है। और इन जो करंट अफेयर्स में ऐसे प्रश्न जो रखे जाते हैं जिनसे जीएस की संभावना होती है कि रिलेट करके जीएस के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम स्टैटिक जीके भी करवाते हैं। तो ये स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, तो आप लोग इसको देखिएगा। इसके अलावा बात करें तो 4 क्लासेस इसकी अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। ये हमारी आज की 5वीं क्लास होगी। अगर हम पेट 2023 की बात करें तो पेट 2023 के लिए हमने टॉपिक वाइज जो स्टैटिक जीके से जितने प्रश्न बन सकते थे उनको कवर किया है। उनकी क्लासेस अपलोड हैं, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको देख लीजिएगा। इसके अलावा जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न थे, जितने भी किसी भी परीक्षा में पूछे गए थे प्रश्न, उनका पीवाईक्यू सीरीज लेकर आए थे हम, जिसमें 16 क्लासेस अपलोड हैं। तो उसको भी देख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं आज के प्रश्नों को। तो सबसे पहले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न हमारा कहता है कि मई 2023 में ट्विटर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है लिंडा याक्रिनो जी को। लिंडा याक्रिनो जी को। ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। अगर बात करें इनसे पहले कौन था, तो इनसे पहले पराग अग्रवाल जी थे, जो कि हमारे भारतीय मूल के थे। लेकिन क्या होता है कि जब भारतीय मूल के थे ये, कि ये जो ट्विटर होता है, ट्विटर को खरीद लेते हैं एलन मस्क जी। और एलन मस्क जी जब इसको खरीद लेते हैं तो इनको हटाकर लिंडा एक्रिनो जी को बना देते हैं, और इसके बाद इसका नाम भी चेंज कर देते हैं। अब ट्विटर का नाम एक्स हो गया है और इसका लोगो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस प्रतिवर्ष 1 मई को मनाया जाता है। यह भारत में पहली बार कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया था? तो यह मनाया गया था वर्ष 1923 में। ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा, वर्ष 1923 में। अगर बात करें यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकता है, तो यहाँ से प्रश्न एक एक तो बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है, इसको याद रखना। और इसके अलावा ये कब से मनाया जाता है इंडिया में? तो ये 1923 से मनाया जाता है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये नियुक्तियों से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ से। तो आप लोग याद रखना कि ये नियुक्त किया गया है मनोज सोनी को। ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा, मनोज सोनी जी को नियुक्त किया गया है। अगर बात करें यूपीएससी, तो यूपीएससी किस कमीशन के सिफारिश पर गठित किया गया था? तो यूपीएससी ली कमीशन के सिफारिश पर गठन हुआ था, इसका ली कमीशन के सिफारिश पर। अगर बात करें कब गठन हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1926 को। और इसके पहले अध्यक्ष की बात करें तो पहला अध्यक्ष कौन था? तो ये थे सर रॉस वारकर। सर रॉस वारकर थे। तो ये याद रखना, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे इससे संबंधित। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से किसने लोक सेवा श्रेणी में पत्रकारिता के लिए 2023 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? तो ये जीता हमारे एसोसिएटेड प्रेस ने। ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा, एसोसिएटेड प्रेस, पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में मई 2023 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 728 रेलवे स्टेशनों को वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत कवर किया गया है। इसे किस वर्ष में लॉन्च किया गया है? तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को कब लॉन्च किया गया है उसकी बात कर रहा है। तो ये लॉन्च किया गया है मार्च 2023 में। तो ये किसके तर्ज पे चला रहे हैं? तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी के, तो ये ओडीओपी के तर्ज पे चलाया जा रहा है, जिसको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बोल देते हैं। अगर बात करें कहाँ की स्कीम है, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की स्कीम है, यूपी की स्कीम है। और इसको यूपी में कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 24 जनवरी, याद रखना 24 जनवरी
2018 को, ठीक है, 24 जनवरी 2018 को जैसे जनवरी हो जाएगा। और इसी दिन से जो है हमारा यूपी स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। 24 जनवरी 2018 से पहली बार मनाया गया था, इसलिए 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है उत्तर प्रदेश का। इसको भी याद रखना, पेट के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, ठीक है। तो ओडीओपी के तर्ज पे हमारा क्या चलाया जा रहा है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, जिसमें 428 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि मई 2023 में हैंके का वार्षिक दुख सूचकांक, दुनिया के सबसे दयनीय देशों की सूची जारी की गई है। निम्नलिखित में से किस देश ने सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, अर्थात कौन सा देश ऐसा है जो सबसे दुखी है। तो दुखी पूछ रहा है तो कौन सा देश हो जाएगा, ये जिम्बाब्वे हो जाएगा हमारा, ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत की रैंक इसमें कितनी है, तो भारत की रैंक इसमें 103वीं है, 103 नंबर पे है। और सबसे कम दुखी कौन सा देश है, तो ये फिनलैंड है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हैप्पी वाला ये देश है, तो फिनलैंड है। इसमें इसकी रैंक 109वीं है, 109 है, ठीक है। फिनलैंड सबसे खुशहाल देश है, फिनलैंड, हैप्पी फिनलैंड, हैप्पी से याद रखना फिनलैंड, तो सबसे फर्स्ट रैंक पे है हैप्पीनेस इंडेक्स में, ये फर्स्ट रैंक पे याद रखना हैप्पीनेस इंडेक्स में, ठीक है। और भारत की बात करें हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो 126वीं रैंक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से किस देश ने मई 2023 में एसीसी मेंस प्रीमियर कप जीता। तो किसने जीता है, यह जीता हमारा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, नेपाल ने। और नेपाल आप सभी को पता ही है कि क्या है, दक्षिण एशियाई कंट्री है। यह एक स्थल अवरुद्ध कंट्री है, ठीक है, स्थल अवरुद्ध देश है, स्थल अवरुद्ध देश है। ये पूछ लेता है कि दक्षिण एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा होता है, तो ये स्थल अवरुद्ध देश हो जाता है, क्योंकि इसकी सीमाएं किसी भी समुद्र या किसी भी जलीय निकाय से नहीं लगता है। अगर बात करें यहाँ की मुद्रा की, तो यहाँ की मुद्रा क्या है, नेपाली रुपया हो जाता है, नेपाली रुपया बोल देते हैं, नेपाली रुपया। और भाषा की बात करें तो भाषा यहाँ की क्या है, नेपाली हो जाती है। और इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी इसकी क्या हो जाएगी, काठमांडू, काठमांडू राजधानी हो जाएगी, काठमांडू। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि हाल ही में मई 2023 में भारत और बांग्लादेश के बीच एक सीमा हाट का आयोजन किया गया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है, तो आयोजन किस स्थान पर किया गया है, तो ये किया गया है सिलहट पर, सिलहट नामक स्थान पे, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, हमारे जो इंडिया में है, ठीक है, भारत में है। और ये किसके किसके बीच में हुआ है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। तो ये पूछ सकता है कि सीमा हाट का आयोजन किस देशों के बीच में हुआ है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। किस स्थान पे हुआ, तो ये सिलहट पे हुआ है। आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश को अरब लीग में शामिल किया गया है। तो किस देश को शामिल किया गया है अरब लीग में, तो ये शामिल किया गया सीरिया को। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दूसरा, ऑप्शन दूसरा सही हो जाता है यहाँ से। देखिए अभी इसकी सीमाओं की बात करें तो सीमाएं देख लेते हैं हम, क्योंकि अभी इजराइल और हमास के बीच में युद्ध हो रहा है, तो इस कारण से इसका सीमाएं पूछ सकता है कि सीरिया की सीमा किस किस देश से लगता है। तो इसको देख लेंगे हम लोग। तो देखिए ये हमारा क्या है, सीरिया की बात करें तो सीरिया मध्य पूर्व में स्थित एक देश है, किसमें, मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है, जिसकी सीमा लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, इराक और तुर्की से लगती है। सीरिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर दमिश्क है, ठीक है, दमिश्क, राजधानी दमिश्क हो जाएगी। महाद्वीप एशिया में पड़ता है, राजभाषा इसकी अरबी हो जाएगी। अगर बात करें यहाँ पर हम, तो देखिए इसको जूम कर देते हैं, जूम करके देखेंगे जब हम इसको, तो यहाँ से पता चलेगा कि क्या है, ये हमारा क्या है, यहाँ पे जो ये है सीरिया, ठीक है, ये सीरिया हो जाता है। और इसकी राजधानी दमिश्क यहाँ पे हो जाता है। यहाँ पे जॉर्डन होता है, यहाँ पे जॉर्डन है, ऊपर तुर्की है, इधर इराक है। ये सीमा हमारा क्या है, ये देखिए, ये हमारा है सीरिया। और सीरिया का सीमा कहाँ से लगता है, तो इधर इराक से। और तुर्की इधर लेबनान हो जाता है, ये लेबनान देश है। और ये देश इधर देखिए, ये वाला जो है इजराइल है, ठीक। और यहाँ पे ही गाजा पट्टी पड़ता है, और ये क्या है, ये वेस्ट बैंक। एक मिनट देखिए,
ये देखिए ये वेस्ट बैंक है जहाँ विवाद है, और एक इधर गाजा पट्टी पड़ता है। ठीक है, ये वाला जो है यहाँ पे पड़ेगा। ज़्यादा घास फूस हो गया, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। ये देखिए ये जो है हमारा ये एरिया है, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे जो है गाजा पट्टी पड़ता है, तो इसी का युद्ध चल रहा है, तो इसको याद रखना। तो सीरिया किस किस देश से लगता है? तो तुर्की, जॉर्डन, इराक, लेबनान और इजराइल से। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 19 मई 2023 में 19 मई 2023 को लॉन्च किए गए गट्स एमडस्ट ब्लड बाथ के लेखक कौन है? तो ये बुक का नाम है। इसके लेखक पूछा तो इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे हमारे आदित्य भूषण जी। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा तीसरा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस देश के उच्चायोग ने कारगिल में परियोजना के लिए अनुदान की घोषणा की है? ठीक है, तो ये किसने किया है? तो यह किया है ऑस्ट्रेलिया ने। ऑप्शन हमारा दूसरा सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला इसी को देखेंगे कि ये हमारा जो कारगिल का जो क्या है लोकेशन क्या है। तो ये देखिए ये हमारा इंडिया हो जाता है, इंडिया में जम्मू हो जाता है और ये हो जाता है लद्दाख। ठीक, जम्मू और लद्दाख हो जाता है। ये जो कारगिल है हमारा लद्दाख में पड़ता है। लद्दाख जो है एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। और इधर क्या है जो जम्मू कश्मीर के उत्तर में चाइना है, अफगानिस्तान है, और फिर इधर पश्चिम में पाकिस्तान है। तो इसको याद रखना, ये मैप में थोड़ा बहुत लोकेशन बताने की कोशिश किया है। अगर बात करें तो लद्दाख और किस राज्य से लगता है, तो इधर हमारा पंजाब से लग जाता है नीचे, और इधर हिमाचल प्रदेश से लगता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है हाल ही में भारत की सेना को निम्नलिखित में से किस रैंक से और उससे ऊपर एक समान वर्दी रखनी है? तो एक समान वर्दी रखनी है, तो किस रैंक के ऊपर की बात किया है? तो ये किया है ब्रिगेडियर के ऊपर के जितने भी रैंक के अधिकारी होंगे सबकी एक समान वर्दी हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है मई 2023 में केंद्रीय जांच ब्यूरो के अगले निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसको बोल देते हैं सीबीआई। ठीक है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई होता है। तो ये क्या होगा हमारा, ये हो जाएंगे ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रवीण सूद। अगर हम बात करें केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1946 अधिनियम के तहत। अधिनियम 1946 के तहत हुआ था इसकी स्थापना, अधिनियम 1946 के तहत, ये याद रखना। अगर बात करें इसके मुख्यालय की, तो ये नई दिल्ली की मुख्यालय हो जाएगा, नई दिल्ली। एक प्रश्न यहाँ से प्रायः पूछा जाता है कि जो सीबीआई है तो इसको क्या है, जो शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो कहाँ से प्राप्त होती है? तो सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, यहाँ पे जो है दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम 1946 के तहत प्रदान होता है। तो ये याद रखना। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया गया है? 57 की बात करता है, तो ये प्रदान किया गया दामोदर मौजे मौजे को। ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ये है 57 नंबर के। अगर बात करें इससे पहले कि 56 नंबर का किसे प्रदान किया गया था, तो 56 नंबर का नीलमणि फूकन जी को प्रदान किया गया था, और इनको आसमिया के लिए प्रदान किया गया था। किस कौन सी भाषा? आसमिया भाषा, आसमिया हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, ये आसमिया भाषा हो जाएगा, आसमिया भाषा। और जो ये 57 नंबर का प्रदान किया गया तो ये कोंकण भाषा के लिए प्रदान किया गया, कोंकण। और इसके अलावा अगर बात करें जो अकितम अच्युतन नंबूथरी है, नंबूदरी, इनको प्रदान किया गया था मलयालम लैंग्वेज के लिए, मलयालम। और ये था हमारा 55 नंबर का। और 54 नंबर का अमिताभ घोष जी को अंग्रेजी भाषा के लिए प्रदान किया गया था, अंग्रेजी भाषा के लिए। ठीक, इसको याद रखना है। ये था 2018 में इनको दिया गया था, और इनको दिया गया था 2019 में, और 20 का प्रदान नहीं किया गया, और 21 और 22 को एक साथ प्रदान किया गया। तो 21 का नीलमणि फूकन जी को, और 22 का दामोदर मौजे को। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है
कि मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ भारत जो मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ अभियान किसने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा दूसरा, आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में जीएस निर्णय मोबाइल ऐप खबरों में है, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जीएस निर्णय की बात कर रहा है, तो यह संबंधित है ग्रामीण स्तर में शासन का, ग्रामीण स्तर पर शासन से संबंधित है। ऑप्शन हमारा चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस का नया सीईओ बना है? तो ये कौन बने हैं? तो ये के कृतिवासन जी बने हैं। ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा, के कृतिवासन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत ने नई दिल्ली में G20 पार्क विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। इनमें से कौन सा देश G20 समूह का सदस्य नहीं है? तो G20 देश के सदस्य की बात कर रहा है, तो इसमें क्या है? स्विट्जरलैंड नहीं होगा। इसमें अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1999 में इसकी स्थापना हुआ था। अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नहीं है, कोई कहीं नहीं है मुख्यालय इसका, ठीक है। अगर 2023 की बात करें कि 2023 में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो ये भारत कर रहा है 2023 में। और इसी के तहत ये जो है अफ्रीकन संघ को शामिल किया गया है, अफ्रीकन संघ को। तो अब इसमें टोटल 21 देश हो जाएंगे। इससे पहले क्या था? 20 देश थे। 20 देश में क्या था कि 19 कंट्री थे और एक संघ था। तो संघ कौन था इसमें? तो इससे पहले इसमें EU संघ था, 19 कंट्री और एक संघ था, तो टोटल 20 थे इसमें। और अब इसमें 21 हो जाएंगे, तो 2 संघ और 19 देश हो जाएंगे। तो इसको याद रखना। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि विश्व आवास दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आवास दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा चौथा, 16 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे चलेंगे। अगला प्रश्न कहता है विश्व बैंक के रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी है? तो इसमें भारत की रैंक 38वीं है। कौन सी है? 38वीं है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 12 अप्रैल 2023 को इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान के रूप में 200 मैच पूरे करने के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सीधा सा पूछ रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग में जो चेन्नई सुपर किंग्स जो फ्रेंचाइजी है, तो इसके यह टीम है, तो इसके कप्तान कौन है? तो इसके कप्तान हो जाते हैं हमारे MS धोनी जी। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा तीसरा। और जो इस बार का खिताब है, तो इस बार का खिताब चेन्नई सुपर किंग्स ने ही जीता है, CSK ने। और यह अपना 5वां खिताब जीता है, ठीक है, 5वां खिताब हो जाएगा इनका। ये प्रश्न छोटा मोटा मत मानिए, क्योंकि अभी जो 2023 का सीजन का पेपर हुआ था, फर्स्ट डे का सेकंड शिफ्ट में शायद GS में पूछा गया था कि इस बार जो है IPL में क्या है कम एक फीचर लागू किया गया था इम्पैक्ट प्लेयर का, कि जो जिसकी बॉलिंग पहले आएगी तो ये एक एक्स्ट्रा बॉलर खिला लेता था, और फिर जब बैटिंग आती थी तो बॉलर को इम्पैक्ट करके बदल करके एक्सचेंज करके एक बैटर को अंदर कर लेता था, मतलब कि बैटर को खिला लेता था। तो इसमें क्या था कि एक प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो फर्स्ट इम्पैक्ट प्लेयर बना था, तो इसके बारे में पूछा गया था, तो ये याद रखना। तो यहाँ से प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। तो यहाँ हमारा क्या है, इसमें यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान के रूप में 200 मैच पूरे करने के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया MS धोनी जी को। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है किस चीनी कंपनी ने अप्रैल 2023 में इनर मंगोलिया में जो है ज्यूकॉन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपने तियानलोंग 2 रॉकेट को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो यहाँ से सबसे पहले तो एक प्रश्न यही बन जाता है कि चीनी कंपनी है कि तियांगलोंग कौन है? तो तियांगलोंग 2 किसने लॉन्च किया? तो चाइना ने लॉन्च किया है। और चाइना की कौन सी कंपनी हो जाएगी ये? तो इसको याद रखना, ये हो जाएगा हमारा स्पेस पायनियर। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा चौथा, स्पेस पायनियर ने। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो 1 अप्रैल को कौन सा देश अपना कौन सा अंतर्राष्ट्रीय कौन सा संगठन हो जाएगा? तो ये संगठन हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो यह संगठन कौन सा है? ये हो जाएगा हमारा RBI। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा तीसरा, RBI, क्योंकि इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। अधिनियम पूछा जाता है तो अधिनियम 1934 के तहत हुआ था, ठीक है।
अगर बात करें हम नाबार्ड की, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होता है। और सिडबी की स्थापना पूछा जाता है, तो सिडबी की स्थापना अगर बताएं तो सिडबी की स्थापना होता है 2 अप्रैल 1990 को 1990 को। और सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 12 अप्रैल 1988 में होता है। 1988 याद रखना। आइए यहाँ पर जानते हैं थोड़ा आरबीआई के बारे में। तो आरबीआई की स्थापना तो पता ही चल गया कि कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। तो अधिनियम कौन सा था, तो ये अधिनियम हमारा था 1934 के तहत होता है। अधिनियम 1934 के तहत। यहाँ से एक प्रश्न प्राय पूछा जाता है कि किस कमीशन के सिफारिश पर किया गया था, तो ये किया गया था जो है हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है, हिल्टन यंग कमीशन पर, ठीक है। और 1934 में। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो है इसका राष्ट्रीयकरण कब, नेशनलाइजेशन कब किया गया था, तो ये किया गया था 1 जनवरी 1949 को, 1 जनवरी 1949 को। और इसके पहले गवर्नर की बात करें तो ओसबोर्न स्मिथ थे पहले गवर्नर। ओसबोर्न स्मिथ हो जाते हैं। लेकिन अगर इंडियन की बात किया जाए कि इंडियन कौन थे पहले, तो ये थे हमारे सीडी देशमुख। इंडियन की बात करें तो ये थे सीडी देशमुख, इंडियन पहले सीडी देशमुख। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आरबीआई से। इसकी स्थापना तो 1934 अधिनियम के तहत हुआ था। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर करते हैं। और 1935 में 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हो जाती है, 1935 में। और क्या है, 1 जनवरी 1949 में इसका नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है। और इसके पहले अगर बात किया जाए तो ओसबोर्न स्मिथ पहले गवर्नर होते हैं। लेकिन अगर स्वतंत्र भारत के या भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख हो जाते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कहता है अप्रैल 2023 में हुरुन ने अपना ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में यूनिकॉर्न की कुल संख्या कितनी है, तो यूनिकॉर्न की कुल संख्या है हमारे यहाँ देश में 68। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा कहता है फेमिना मिस इंडिया जो है 2023 का कौन सा संस्करण मणिपुर में आयोजित हुआ है, तो यह आयोजित हुआ है, कौन सा संस्करण है, तो ये हो जाएगा हमारा 59 नंबर का हो जाएगा संस्करण, 59 नंबर का। अगर बात करें कि फेमिना मिस इंडिया 2023 कौन बना है, तो ये बने हैं नंदिनी गुप्ता। ये कहाँ की हैं, तो ये राजस्थान की हैं। नंदिनी गुप्ता ये कहाँ की हैं, राजस्थान की हैं। तो ये याद रखना, राजस्थान की हैं। यहाँ से 3 प्रकार से सवाल बनते हैं। एक तो हो जाता है मिस इंडिया हो गया, और एक होता है मिस वर्ल्ड। तो मिस वर्ल्ड कौन है, मिस वर्ल्ड की बात करें तो मिस वर्ल्ड ये हैं कौन, करोलिना बिलावास्का, जो कि पोलैंड की हैं, कैरोलिना बिलावास्का। ये कहाँ की हैं, तो ये पोलैंड की हैं, ठीक है। एक मिनट, ये पोलैंड की हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और पूछता है प्राय, वो प्रश्न है इस प्रकार से कि मिस यूनिवर्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, मिस यूनिवर्स, तो मिस यूनिवर्स कौन है, तो मिस यूनिवर्स की बात किया जाए अगर, तो मिस यूनिवर्स हैं जो हमारी आरबोनी गैब्रियल। ये कहाँ की हैं, तो ये यूएसए की हैं, गैब्रियल ये यूएसए की हो जाती हैं। तो यहाँ से कुछ प्रश्न ये बन सकते थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मिस वर्ल्ड कौन है, तो ये कैरोलिना बिलावास्का हैं जो कि पोलैंड की हैं। और मिस यूनिवर्स आरबोनी हैं जो कि आरबोनी ग्रेबियल जो कि यूएसए से हैं। और मिस इंडिया जो फेमिना मिस इंडिया है नंदिनी गुप्ता जी हैं जो कि राजस्थान की रहने वाली हैं, ठीक है, राजस्थान की रहने वाली हैं। इसके अलावा 21 नंबर का संस्करण था फेमिना मिस इंडिया 2023, तो ये 59 का था। और कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये मणिपुर में आया हुआ। तो ये हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनको हमने देखा। तो आप लोग इस सेशन को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।